नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल एजुटेक शिखर में। बच्चों, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। बच्चों, ये जो टॉपिक है ये कक्षा 10वीं महाराष्ट्र बोर्ड विज्ञान 1 का ये दूसरा पाठ है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। बच्चों, आज हम इस टॉपिक के अंतर्गत क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। जैसा कि मैंने आपको टॉपिक का नाम बताया, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण अर्थात पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इसके अंतर्गत बच्चों हम कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में जानने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि कुछ बहुपर्यायी प्रश्न पढ़ेंगे, असंगत शब्दों को पहचानो जैसे क्वेश्चन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, साथ ही साथ जोड़ियां मिलाओ, नियम लिखो जो कि इस चैप्टर के बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, और साथ ही साथ वैज्ञानिक कारण लिखो। इत्यादि प्रश्नों को हम इस वीडियो सेशन में कवर करने वाले हैं। बच्चों, जानकारी शुरू करने के पहले एक बार फिर से आपको गुजारिश करूंगा कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, वीडियो देखने के बाद उस पर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों को वीडियो जरूर शेयर कीजिए। तो बच्चों चलते हैं और शुरू करते हैं आज की जानकारी। तो बच्चों, आज का जो पहला प्रश्न है वो है बहुपर्यायी प्रश्न, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप के जो प्रश्न होते हैं उनके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो बच्चों, थोड़े से क्वेश्चन शुरू करने के पहले स्क्रीन को ऊपर कर लेता हूं, मैं स्क्रीन बढ़ा लेता हूं, आगे स्क्रीन बढ़ा लेता हूं। यस ठीक है बच्चों। अभी हम पहला क्वेश्चन जो है बहुपर्यायी प्रश्न के अंतर्गत देखने वाले हैं जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखिए बच्चों, ये जो पहला प्रश्न आपको मैंने बताया जो बहुपर्यायी प्रश्न होता है जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बोलते हैं। इस क्वेश्चन के अंतर्गत बच्चों आपको क्या दिया गया रहेगा? इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको एक प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए गए होंगे और उसमें से जो करेक्ट ऑप्शन होगा उसका आपको चुनाव करना है, उसका आपको उत्तर लिखना है बच्चों। तो यहाँ पे देख सकते हैं रेड कलर में शब्द या अक्षर दिए गए प्रश्न के उत्तर है। यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन दिया गया है उसका उत्तर भी दिया गया है बच्चों। तो जो भी रेड कलर में है या टिक मार्क किया गया है वो उनके आंसर रहेंगे। अभी पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। जैसे भूक्षारी धातुओं के परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बच्चों, जो भूक्षारी धातुएं होती हैं उनकी कक्षा में, अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो यहाँ आप देख सकते हैं ऑप्शन कितना दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है। ठीक है बच्चों, तो इसमें से प्रॉपर आंसर कौन सा होगा? तो प्रॉपर आंसर बच्चों क्या है? प्रॉपर आंसर है 2 है। यानी भूक्षारी जो धातुएं होती हैं उनकी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। अगर इसका एग्जाम्पल देखना चाहोगे बच्चों तो जरा देखिए Mg, जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप पर होता है, कॉन्फ़िगरेशन बनाने जाओगे बच्चों तो 282 होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बच्चों? इसके अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इसका मतलब ये भूक्षारी धातु होगी। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आया होगा कि भूक्षारी धातु का मतलब क्या है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल भूक्षारी धातु में आते हैं। देखते हैं हम अगला क्वेश्चन बच्चों। अगले क्वेश्चन के लिए हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए। दूसरा क्वेश्चन कैसा है उसको हम लोग पढ़ते हैं। हाँ, क्या है? क्षारीय धातुओं की बाहरी कक्षा में, देखिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा है? क्षारीय धातुओं की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अभी इसके पहले वाला जो क्वेश्चन हमने देखा बच्चों वो क्या था? भूक्षारी धातु। अभी ये क्या है? क्षारीय धातु। ठीक है, तो ऑप्शन क्या दिए गए हैं जरा देख लीजिए। ऑप्शन दिया है 1, 5, 3, 4। ठीक है, तो इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है? क्षारीय धातुएं। करेक्ट आंसर इसका है 1। क्या है? करेक्ट आंसर है 1। तो ऐसे
बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो क्षारीय धातुएं होती हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा आपको, जो होता है सोडियम, जिसके बारे में आपने सुना होगा। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप 2 8 1 करके, ठीक है। तो इसके अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 1 आ गए। तो अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन आने की वजह से बच्चों ये क्या हो जाएगी? क्षारीय धातु हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चों? क्षारीय धातु हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? अभी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहने वाला हैलोजन कौन सा है बच्चों? देखिए, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहने वाला हैलोजन कौन सा है? तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि हैलोजन्स क्या होते हैं बच्चों। हैलोजन मतलब क्या बोलते हैं? कौन कौन से तत्व हैलोजन के ग्रुप में आते हैं? ठीक है, तो आपने बच्चों देखा होगा, पीरियोडिक टेबल पढ़ा होगा, आवर्त सारणी पढ़ा होगा, तो उसके बारे में आपने काफी सारी जानकारी प्राप्त की होगी कि हैलोजन जो ग्रुप होता है बच्चों, वो कौन सा ग्रुप होता है और उसके अंतर्गत कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। फिर से क्वेश्चन में रिपीट करूंगा, फिर से देखिए, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में आने वाला हैलोजन कौन सा? तो इसके ऑप्शन कौन कौन से बच्चों, जरा देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। आयोडीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या दिया है बच्चों? इसका आंसर है ब्रोमीन। क्या है? ब्रोमीन। बच्चों, ये जो हैलोजन ग्रुप होता है इसको 17वां ग्रुप बोला जाता है। ठीक है, समूह 17 के एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं, जिसमें क्लोरीन, ब्रोमीन, यानी कह सकते हो क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है और आयोडीन आते हैं। ऐसे जो मुख्य एलिमेंट, मुख्य तत्व इसमें पाए जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो हमें क्या बताना था? हमारा टारगेट क्या था? हमारा क्वेश्चन ये था कि जो द्रव अवस्था में मिलता है। तो बच्चों, द्रव अवस्था में कौन सा मिलता है? अगर क्वेश्चन आया तो एग्जाम में आप क्या लिखोगे? द्रव अवस्था में आपको ब्रोमीन मिलता है। इसके साथ साथ बच्चों ये ध्यान में रखना है आपको कि ये जो हैलोजन वाला ग्रुप है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। तो आप अगर परीक्षा की दृष्टि से देखोगे तो हैलोजन ग्रुप को आप अच्छे से याद कर लीजिए, इसमें कौन कौन से तत्व हैं और इन तत्वों की जो स्थिति क्या है, अवस्थाएं क्या है। क्योंकि हैलोजन ऐसा ग्रुप है कि इसमें कुछ तत्व लिक्विड में यानी द्रव में है, तो कुछ तत्व ठोस में है, तो कुछ तत्व गैस में, जैसे क्लोरीन क्या है? गैस में है बच्चों। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं बच्चों। तो अगला ऑब्जेक्टिव देखोगे बच्चों तो बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा है तत्व X के क्लोराइड का अणु सूत्र HCl है। ध्यान दीजिएगा, यह है यौगिक, आपको ये तत्व है। अब यहाँ पे HCl बताया गया है, लेकिन X कौन सा है वो हमें पता नहीं गया है। ठीक है, क्लोरीन के साथ कोई भी जुड़ सकता है, तो यहाँ पे HCl दिया है और बताया गया है कि ये जो HCl है, X की जगह पे आप जो ढूंढोगे उत्तर, तो उन्होंने बताया है, क्वेश्चन बताया है कि यह उच्च द्रवणांक वाला ठोस है। ठीक है, मतलब ये बहुत अत्यधिक तापमान पे मेल्ट होता है। ठीक है, तो इसके साथ बोला है कि ये जो X आवर्त सारणी के जिस समूह में होगा, उस समूह में निम्न में से कौन सा तत्व होगा। देखिए, अभी सीधी सी बात बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है? HCl। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? X आपको ढूंढना है कि जो क्लोरीन के साथ जुड़ता है। तो देखिए, क्लोरीन के साथ मैग्नीशियम भी जुड़ सकता है, यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम भी जुड़ सकता है, सिलिकॉन। लेकिन ये सब जुड़ने के बाद अलग फॉर्मूला बनाएंगे। सिर्फ HCl कौन बनाएगा? वो बनाएगा बच्चों Na। कौन बनाएगा? Na, यानी सोडियम। क्योंकि सोडियम की जो संयोजकता होती है बच्चों 1 होती है, और क्लोरीन की क्या होती है? यानी सोडियम की +1 और क्लोरीन की -1। यानी आपने सूत्र जो देखा होगा बच्चों, आप किताब में आपने देखा होगा NaCl देखा होगा। ठीक है, तो NaCl जो सूत्र देखा है, यही X की जगह पे, यानी X की पोजीशन कौन ले सकता है? Na ले सकता है। आप बोल सकते हो मैग्नीशियम क्यों नहीं ले सकता है? क्योंकि मैग्नीशियम की जो वैलेंसी होती है बच्चों 2 होती है, वो क्लोरीन के साथ जुड़ने पे Cl2 बना देता है, तो पॉसिबल नहीं है। उसी प्रकार एल्यूमिनियम 3 वैलेंसी वाला बना देगा, सॉल्ट, नमक बना देगा, तो ये सारे तत्व पॉसिबल नहीं है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है बच्चों, आपका जो करेक्ट आंसर है ये होगा सोडियम। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, सोडियम इंपॉर्टेंट। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आधुनिक आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैसों को समूह में स्थान दिया जाता है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन अच्छी तरह से आप अगर रीड करोगे, क्वेश्चन आप रीड कर लिए और आपने क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लिया, तो आप उसका आंसर अच्छे से दे सकते हो। तो कभी भी क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से रीड कीजिए। रीड करने से क्या हो जाएगा कि वो क्वेश्चंस आप अच्छी तरह से समझ सकते हो, और समझने के बाद आप उसका अच्छी तरह से आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अच्छे से देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ, देखिए
यहाँ पे आधुनिक आवर्त सारणी में निष्क्रिय गैसों को समूह में रखा है। तो बच्चों जो निष्क्रिय गैसें होती है ना उनको इनर्ट गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? इनर्ट गैस। और वो कौन से समूह में होती हैं? तो सबसे आखिरी वाला जो समूह होता है ना उसमें होती है, इनएक्टिव जिसको बोलते हैं। और इसके पहले वाला जो हमने समूह देखा है वो बच्चों 17वां, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, दोनों पे आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अभी आते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसमें निष्क्रिय गैस को कौन से समूह में रखा गया है? तो बच्चों बहुत सिंपल आंसर है, कौन से ग्रुप में रखा गया है? ग्रुप का मतलब बच्चों यहाँ पे समूह रखा है, तो कौन से समूह में रखा है? 18वां। इसी प्रकार हैलोजन को अगर क्वेश्चन है तो कौन से समूह में रखा गया है? तो हैलोजन को रखा गया बच्चों 17वें समूह में रखा गया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अच्छी तरह से समझ लीजिए बच्चों। अगर आप इसको समझ लोगे तो एग्जाम में अच्छी तरह से कर पाओगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जरा देखिए। अगला क्वेश्चन है आपको आएगा असंगत शब्द पहचानो। ध्यान दीजिए, असंगत यानी ऑड मैन आउट, यानी इसका मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब ये होता है कि आपको जो जोड़ी दी गई है, आपको जो पेयर्स दिए गए हैं उसमें उस पेयर्स के अंदर कुछ तो कुछ एक जोड़ी बराबर नहीं है, कुछ तो कुछ गलत है। ठीक है, तो देखते इसमें कौन सा जोड़ी गलत है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? असंगत शब्द पहचानो। अब इसके अंतर्गत देखिए फ्लोरीन दिया है, क्लोरीन दिया है, सल्फर दिया, आयोडीन। बच्चों एक चीज ध्यान में रखो, इसमें कोई एक गड़बड़ है, तो गड़बड़ कौन सा है? सल्फर। यहाँ पे पहले से आंसर दिया गया है, लेकिन क्यों है जानना जरूरी। देखिए जो फ्लोरीन होते हैं, ध्यान दीजिएगा, अभी देखो ये जो फ्लोरीन होते हैं बच्चों, फ्लोरीन, क्लोरीन और आयोडीन, बच्चों ये एक समूह वाले हैं और वो समूह कौन सा है? 17वां। लेकिन सल्फर जो है बच्चों, सल्फर ये उनके फैमिली का मेंबर नहीं है। ठीक है, सल्फर उनके फैमिली का मेंबर नहीं है, इसीलिए इसको हम क्या करेंगे? आंसर समझेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए डोबेराइनर, मेंडलीव, मोजले, न्यूलैंड, 4 साइंटिस्ट के नाम दिए गए बच्चों। अभी इसमें मोजले ही क्यों आंसर आया, ये ध्यान दीजिए। इसका रीजन ये है बच्चों कि देखो जो डोबेराइनर, मेंडली और न्यूलैंड, इन्होंने जो तत्वों का वर्गीकरण किया, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इन्होंने जो किया, इन्होंने परमाणु द्रव्यमान को ध्यान में रख के, जरा ध्यान दीजिएगा, परमाणु द्रव्यमान को ध्यान में रख के इन्होंने वर्गीकरण किया, यानी एटॉमिक वेट को ध्यान में रखकर किया। ठीक है, और मोजले जो था उसने परमाणु क्रमांक, यानी इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर को ध्यान में रख के, परमाणु क्रमांक का मतलब होता है बच्चों एटॉमिक नंबर को ध्यान में रख के तत्वों का वर्गीकरण किया। और आज जो तत्वों का वर्गीकरण है बच्चों वो मोजले की देन है। वो जो आवर्त सारणी आप पढ़ते हो ना, वो मोजले के द्वारा, यानी मोजले ने जो बताया कि जो तत्वों की गुणधर्म होते हैं वो किसके ऊपर निर्भर होते हैं, किसके आवर्त फलन होते हैं? तो परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक का मतलब हमारे जनरल शब्द में बोल सकते हैं कि तत्वों को रोल नंबर दिया गया है, बट आप रोल नंबर मत समझिए, परमाणु क्रमांक अगर पढ़ने जाओगे तो उसमें बहुत कुछ आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? सहसंबंध पहचानो। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों कि एक रिलेशन हमें निकालना है। जैसे यहाँ पे देखिए ठोस आयोडीन, देखिए आयोडीन, आयोडीन पता चला ना आपको, 17वें समूह का तत्व है आयोडीन, ठोस अवस्था में। और फिर यहाँ पे क्या करेगा ना, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स देगा जहाँ पे द्रव लिखा गया और साथ में ब्रोमीन। तो आपको क्या भरना रहेगा बच्चों, क्या दिया रहेगा? तो देखिए ये जो द्रव दिया है ना, ये वाला जगह आपको खाली रहेगा। तो आपको कैसे रिलेशन समान पहचानना है कि ठोस आयोडीन है तो ब्रोमीन क्या है? तो भाई ब्रोमीन तो द्रव है, लिक्विड है, और इसका एक क्वेश्चन भी हमने पढ़ा। ठीक है, अभी दूसरा क्वेश्चन देखिए, डोबेराइनर के साथ क्या लिखा है? त्रिक। अभी डोबेराइनर ने क्या किया? त्रिक का नियम निकाला, तो न्यूलैंड ने भी कुछ नियम निकाला। तो जो अष्टक लिखा गया है ना बच्चों, वहां पे जगह खाली रहेगी। ठीक है, तो वहां पे आपको क्या लिखने रहेंगे? आपके आंसर लिखने रहेंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सहसंबंध पहचाना, यानी हम देखेंगे कि इनके बीच में क्या रिलेशन बैठ रहा है बच्चों। ठीक है बच्चों, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए जा रहे हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अगर आप ये क्वेश्चंस कर लेते हो तो समझ जाइए कि आपकी तैयारी अच्छी सी हो गई है, क्योंकि इसके बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चंस यहाँ पे आपको नजर आएंगे जो परीक्षा में आते ही हैं या आने की संभावना है बच्चों। ठीक है, अब हम देखेंगे जोड़ियां मिलाओ। बच्चों अगर ये सारे क्वेश्चंस आप कर लेते हो तो आसानी से नंबर पाओगे, चैप्टर आपके लिए बहुत इजी बन जाएगा। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, देखिए, और उसकी आंसर के साथ है। देखिए यहाँ पे लिखा है जोड़ियां मिलाओ। ठीक है, तो आपको आंसर तो दिया नहीं गया रहेगा, लेकिन यहाँ पे आंसर दिया गया है। अब जोड़ियों में आप ये जो आंसर वाला कॉलम है ना बच्चों, ये कुछ देर के लिए भूल जाइए। ठीक है, क्योंकि ये दिया नहीं रहेगा। तो आपको क्या रहेगा? दिया रहेगा, आपको मालूम है समूह अ और समूह ब दिया रहता है। ठीक है, तो आप क्या करते हो,
देखिए एक चीज ध्यान में रखिए, छोटे बच्चे क्या करते हैं, लाइन के द्वारा मिलाते हैं जोड़ियां, मतलब सिलिकॉन के साथ जो भी रहेगा ऐसे। तो बच्चों आप 10th के विद्यार्थी हो, आप ऐसा मत कीजिए। आप क्या कीजिए, जैसे यहाँ पे आंसर देखिए, एका सिलिकॉन दिया है, एका बोरॉन दिया है, सॉरी क्वेश्चन देखिए, एका सिलिकॉन, एका बोरॉन और एका एल्यूमिनियम दिया है। यहाँ पे देखिए ये सारी चीजें देखिए, ये अब इनके सामने क्या दिया है, गैलियम दिया है, गैलियम दिया है, यहाँ पे 2 बार गैलियम हो गया बच्चों। तो इसमें से आपको यहाँ पे इस गैलियम की जगह आप जर्मेनियम कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे इसको जर्मेनियम समझ जाइए, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या समझोगे बच्चों, जर्मेनियम समझोगे, ठीक है। तो अब और एक क्या है, स्कैंडियम है। क्लियर हो गया। तो अभी हम इसका आंसर देखते हैं। अभी इसका आंसर क्या दिया गया बच्चों, देखिए एका सिलिकॉन क्या है, एका सिलिकॉन का नाम क्या है बच्चों, तो एका सिलिकॉन का नाम है जर्मेनियम, ठीक है। एका बोरॉन का नाम क्या है बच्चों, एका बोरॉन का दूसरा नाम क्या है, बाद में एका बोरॉन को क्या बोला जाता है, आज के समय में स्कैंडियम बोला जाता है। और जो एका एल्यूमिनियम है बच्चों, उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, गैलियम है। क्या नाम है, गैलियम है। तो ऐसे आपको आंसर लिखना है। और बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, कंफ्यूजन तो बहुत होता है। ये जो क्वेश्चन आता है ना, एका सिलिकॉन, एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, ये ध्यान में रखिए, ये ट्रू फॉल्स में, सत्य सत्य में भी आ सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से कीजिए बच्चों, और ध्यान रखिए क्योंकि इसमें कंफ्यूजन पैदा होता है, एका सिलिकॉन, एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम को क्या कहते हैं। तो अगर आप कुछ ट्रिक्स बना लेते हो और उस ट्रिक्स की सहायता से अगर आप याद करोगे तो बहुत आसान रहेगा। इसमें गलती करने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं बच्चों, तो गलती से बचने के लिए इसे ध्यान पूर्वक कीजिए। एक जोड़ी और देख लेते हैं बच्चों, जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। जैसे यहाँ लिखा है, देखिए डोबेरेनर, मोजले, मेंडलीव, ठीक है। और यहाँ ऑप्शन क्या दिया है, परमाणु द्रव्यमान, त्रिक, परमाणु। बच्चों जिन्होंने ये डोबेरेनर, मोजले और मेंडलीव का नियम पढ़ा होगा ना, उसके लिए आंसर कुछ नहीं है, उसको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी डोबेरेनर का जो उन्होंने कौन सा नियम निकाला, तो डोबेरेनर ने त्रिक का नियम दिया है, तो हो गया त्रिक वाला आंसर। मोजले ने तत्वों का आवर्तीय वर्गीकरण कौन से आधार पे किया, परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर के आधार पे किया, तो वो आंसर लिख दिया आपने। मेंडलीव ने कौन से आधार पे किया, तो परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। कितना आसान है बच्चों, अगर आपने नियम पढ़ा है तो जोड़ियों मिलाओं में सारी चीजें आप बड़ी आसानी से बता सकते हो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली बच्चों, ये ध्यान में रखिए, ठीक है। बहुत इजी था क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम लोग कुछ और क्वेश्चन की तरह, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए देखते हैं, कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है बच्चों, नियम लिखो, उसमें आता है डोबेरेनर का त्रिक नियम। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, डोबेरेनर का त्रिक आने की काफी संभावना है। इसमें आपको एग्जाम्पल के साथ आपको अगर आप नियम लिखते हो तो थोड़ा इसमें नंबर अच्छे मिलने के चांसेस रहते हैं। तो अभी इसमें क्या है बच्चों, मैं पहले थोड़ा मैं एक्सप्लेन करूंगा, एग्जाम्पल दे देता हूं, तो फिर मैं इसके नियम की तरफ आप बढ़ता हूं तो आपको अच्छे समझ में। देखिए इसमें क्या है, त्रिक का मतलब क्या है पहले वो समझ लीजिए तो आपको आइडिया मिलेगी। त्रिक का मतलब है 3 तत्वों का समूह। तो इन्होंने ऐसी 3 जोड़ी प्राप्त की। देखिए पहली जोड़ी है, ये दूसरी जोड़ी है और ये तीसरी जोड़ी है, ठीक है। अब पहली जोड़ी में कौन कौन से तत्व मिले, देखिए बच्चों, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, कैल्शियम, स्ट्रोंडियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये जोड़ियां मिली बच्चों। इसमें से तीनों जोड़ी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी तो एग्जाम में ये पूछा जाता है कि पहचानिए कि इसमें डोबेरेनर की त्रिक कौन से हैं, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको ये त्रिक जो 3 जोड़ी है, इन पहली जोड़ी में कौन कौन से तत्व हैं, दूसरी जोड़ी में कौन कौन से तत्व हैं, ये याद कर लीजिए बच्चों। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आने की संभावना है, यानी जोड़ी तो आपको मालूम होना चाहिए। अब जरा इसमें देखिए, अगर मैं पहला जोड़ी समझता हूँ, जिससे देखिए लिथियम, ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल पहले दे रहा हूँ फिर आपको समझ में आएगा। दूसरा है सोडियम और तीसरा है पोटेशियम, ठीक है। अब इसमें देखिए जो लिथियम होता है बच्चों, ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसमें लिथियम, देखिए लिथियम का क्या है, लिथियम का आपका 6.9 है, ठीक है। और फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए पोटेशियम बच्चों, यहाँ पे बीच में हमने क्या लिखा है, ये आपका सोडियम हो गया, ये आपका पोटेशियम हो गया, और पोटेशियम का कितना है 39। तो ये सोडियम का कैसे निकलेगा, उसके लिए उन्होंने क्या बताया कि ये जो लिथियम है 6.9 प्लस कॉर्नर वाले जो त्रिक के जो कॉर्नर वाले यानी पहला और अंतिम जो तत्व है उनके परमाणु द्रव्यमान का औसत निकालिए, यानी 2 से भाग दे दीजिए, ठीक है। 2 से भाग देने के बाद
कितना आता है बच्चों, अगर आप इसको टोटल करते हो 6.93, जो कि यहाँ पे दिखाया है, देखिए 6.93 प्लस 39.1 कॉर्नर वाले हैं और 2 से भाग दिया, तो भाग देने पे जो आंसर आ रहा है वो बीच वाले का है, यानी 23 का है। 23 किसका है, सोडियम का है। ठीक है, तो इसी प्रकार बच्चों आप दूसरी जोड़ी भी, मैं अभी आपको नियम नहीं बताया बच्चों, सीधा मैंने आपको एग्जांपल ही ले लिया। अभी देखिए यहाँ पे कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम दिया है। ठीक है, तो बीच वाला भूल जाइए। कैल्शियम का कितना है, कैल्शियम का 40.1 है। ठीक है, फिर यहाँ देखिए बेरियम का कितना है 137 इन दोनों को जोड़ निकालिए, इन दोनों का जोड़ करके 2 से भाग दीजिए, तो 2 से भाग देने पे कितना आता है 88.7। तो 88.7 है वो बीच वाले का, यानी किसका है, स्ट्रोंटियम का स्ट्रोंटियम का परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, यानी उन्होंने जो 3 जोड़ी थी ना, 3 जो त्रिक थे, उसमें से बीच वाले तत्वों का परमाणु द्रव्यमान जो होता है बाकी के जो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत के बराबर होता है। नियम मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल देखिए, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अभी कॉर्नर वाला क्या है, क्लोरीन और आयोडीन। क्लोरीन का देखिए 35.5, ठीक है। आयोडीन का देख लीजिए यहाँ पे दिया है 126.9, तो ये 35 जरा देखिए जोड़ते हैं प्लस 126.9, इनका एवरेज निकालना, इनको जोड़ोगे भाग दोगे बच्चों तो अभी आप निकालोगे तो आपको पता चलेगा, ये आएगा 81.2, तो यहाँ पे दिया है। और ये जो आएगा 81.2 बच्चों किसका होगा, ये ब्रोमीन का होगा। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि इन्होंने क्या नियम बताया, जो त्रिक है मतलब ये जो पहला त्रिक है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, तो इसमें जो बीच वाले तत्व हैं उसके परमाणु द्रव्यमान के का रिलेशन क्या है, संबंध क्या है, वो उन्होंने बताया। और वो संबंध क्या है कि जो पहला लिथियम होगा पहली जगह कुछ भी होता है, और जो अंतिम तत्व होगा उनके परमाणु द्रव्यमान का औसत, उनका औसत जो रहेगा उसी के बराबर आपका बीच वाला तत्व रहेगा। ठीक है, तो नियम जरा देख लेते हैं बच्चों। मैंने तो पहले आपको एग्जाम्पल ही समझा दिया, आप थोड़ा नियम पढ़ लेते हैं। आपको नियम के साथ एक एग्जाम्पल देने पड़ेंगे बच्चों, नियम के साथ आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अभी देखिए नियम क्या कहता है, पहले एक चीज समझ लीजिए कि डोबेरायने ने क्या बताया। तो डोबेरायने ने समान गुणधर्म वाले, यानी जिनकी प्रॉपर्टी समान है, ऐसे 3-3 तत्वों का समूह बनाया। ठीक है, कितने कितने तत्वों का, 3-3 तत्वों का। तो आपने देखा ना एक समूह में कितने थे, अभी आपने देखा ना, एक जैसे क्लोरीन था, ठीक है, देख लीजिए, ब्रोमीन था, आयोडीन, ये एक समूह हो गया। और उनको टोटल कितने समूह मिले ये भी ध्यान में रखिए, टोटल 3 ही समूह मिले, ये भी ध्यान में रखिए। ठीक है, अभी इसी को नजर कीजिए, टोटल 3 ही समूह मिले। तो यहाँ पे देखिए, तो डोबेरायने ने समान गुणधर्म वाले 3-3 तत्वों के समूह बनाकर उन्हें त्रिक दिया। मतलब ये जो 3 ग्रुप है ना बच्चों, इसको आप त्रिक बोल सकते हो, ट्रायड इंग्लिश में बोलते हैं। क्या बोल सकते हैं बच्चों, ट्रिक बोल सकते हो। ठीक है, समझ में इतना क्लियर हो गया आपको ट्रिक का मतलब। अच्छा, तो कभी कभी ट्रिक का भी मतलब आ जाता है। अभी एक त्रिक में है ना, एक त्रिक में देखिए 3 तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में इस प्रकार व्यवस्थित किया कि मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान, देखिए अभी जो आपने देखा ना, क्लोरीन, देखिए क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है, यही देखा ना आपने, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में जो मध्य तत्व था वो क्या था बच्चों, मध्य तत्व था ब्रोमीन था। ठीक है, तो ये ब्रोमीन का जो एग्जाम्पल हमने लिखा, जो ब्रोमीन था उसका जो परमाणु द्रव्यमान है ये किसके बराबर है बच्चों, अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों के लगभग औसत के बराबर। औसत का मतलब समझा आपने, ये जो क्लोरीन था इसका जो परमाणु द्रव्यमान था और आयोडीन जो था, इनको जोड़ दिया और 2 से भाग दिया तो औसत निकल गया। और वो जो औसत आया ऑटोमेटिकली वो किसका था, ब्रोमीन का था। किसका था बच्चों, ब्रोमीन, यानी मध्य वाला जो तत्व था उसका वो परमाणु द्रव्यमान बन गया। ठीक है, तो ऐसे आप एग्जाम्पल दे सकते हो, कोई भी एक एग्जाम्पल बच्चों लेके आप समझा सकते हो। आपको 3 जोड़ी दिया गया है, तीनों जोड़ी में से कोई एग्जाम्पल जो आपको इजी लगे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो बच्चों जो अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है बच्चों, जो नियम समझने वाले हो, न्यूलैंड के अष्टक का नियम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। मैं इसके नियम को पहले आपको बता देता हूँ, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा कि ये क्या है। ठीक है, देखिए न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है बच्चों, परीक्षा की दृष्टि से और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए तो इसमें क्या किया इन्होंने, न्यूलैंड ने क्या किया, ये भी वैज्ञानिक थे, इन्होंने भी तत्वों का, जब तत्व मिलते गए तो उनके वर्गीकरण में काफी सहायता की। उन्होंने भी एक पैटर्न बताया, एक तरीका बताया। और क्या किया, देखो बच्चों, जब तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक वेट देखिए के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, तो
उनके 8वें तत्व, ध्यान में रखिए आरोही का मतलब बढ़ता क्रम, ठीक है, 1 2 3 ऐसा बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है। अवरोही का मतलब घटता, तो आरोही का मतलब छोटे से बड़ा बोल सकते हो, ठीक है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या का मतलब होता है आरोही, और अवरोही का मतलब बड़ी संख्या फिर उससे छोटी फिर उससे, ऐसा समझ सकते हो आप। तो उन्होंने क्या किया कि तत्वों को परमाणु द्रव्यमान, कुछ तत्व उनको मिले तो उनके परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से छोटे से बड़ी की तरफ उन्होंने उसको व्यवस्थित किया, अरेंज कर दिया, ठीक है। तो उन्होंने क्या पाया, अरेंज तो क्या बहुत अच्छी बात है, पर उन्होंने क्या देखा कि जैसे देखिए, जैसे मैंने ऐसे उनको 8 तत्व मिले, उनके नंबर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ऐसे 8 तत्व मिले और उन्होंने उनको अरेंज किया। तो जैसे उन्होंने उनको 8 तत्व मिले ना, उनको कुछ चीज दिखाई दी। क्या दिखाई दिया कि ये जो पहला वाला तत्व है बच्चों और जो 8वां वाला तत्व है, इनके गुणधर्म में कुछ समानता है, इनकी प्रॉपर्टी मैच कर रही है, ठीक है। तो ऐसा देखने पे फिर उन्होंने क्या देखा कि अगर आगे अगला भी कोई तत्व मिलता है जैसे 9वें नंबर पे, तो उसने देखा अभी 2 के हिसाब से बोलोगे तो 8वें नंबर पे कौन आएगा, जो 9वें पोजीशन पे होगा, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि 2 का 9 के साथ भी मैच कर रहा है। तो ऐसे कुछ हद तक यानी कुछ एलिमेंट ऐसे गुणधर्म दिखाते गए उनको, ठीक है। तो इसी को उन्होंने क्या कहा है, न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है बेसिक उसका यही है कि जब उन्होंने आरोही क्रम में अरेंज कर लिया तो जो पहला तत्व आता है उसके बाद जो 8वें नंबर पे जो तत्व आता है उनके गुणधर्मों में क्या होती है, समानता पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो बच्चों, जैसे हाइड्रोजन है, अभी देखिए गिनिए, ठीक है, इसका मतलब हाइड्रोजन और फ्लोरीन और क्लोरीन, इनके गुणधर्मों में क्या हो जाएगी, ये समानता हो जाएगी बच्चों, क्या हो जाएगी, समानता हो जाएगी, ठीक है। उसी प्रकार इधर देखिए लिथियम का किसके साथ समानता होगी, सोडियम पोटेशियम के साथ, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। उसी प्रकार यहाँ बेरिलियम का आप क्या किसके साथ समझ सकते हैं, मैग्नीशियम और कैल्शियम के साथ प्लस जिंक के साथ। तो यहाँ पे आपको नजर क्या आ रहा है बच्चों, मेन गुणधर्म क्या आ रहा है कि अगर तत्व लेते हो तो यहाँ से अगर है यानी अगर आप नंबर देते हो 1 2 3 4 5 6, देख लीजिए नंबर के हिसाब से 7 और 8, ठीक है। तो उस तत्व को आप नंबर 1 दोगे, कंफ्यूज नहीं होगे, उस तत्व को 1 दोगे। और 8वें नंबर पे कौन आ रहा है बच्चों, देख लिया 8वें नंबर पे सोडियम आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इनके गुणधर्मों में क्या हो जाएगी, समानता हो जाएगी, ठीक है, समझ में आएगा। उसी प्रकार आप ये भी देख सकते हो, देखिए यहाँ पे देखिए इसको नंबर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए 8वें नंबर, तो ये पहला और 8वां तत्व, ठीक है। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, बहुत सारी जोड़ियां। अभी जैसे बेरिलियम का मैग्नीशियम के साथ क्यों है, तो यहाँ पे एक नंबर डालिए 1 2 3 4 5 6 7 और मैग्नीशियम का आएगा 8वें नंबर, ठीक है, समझ लिया बच्चों। तो ऐसे आप एग्जांपल दे सकते हो। तो यहाँ देखिए एग्जांपल, सोडियम लिथियम से 8वां तत्व, देखिए कहाँ सोडियम है, ये देखिए सोडियम और लिथियम, ये अगर इन दोनों के नंबर के बीच में देखे जाए तो ये 8वें पोजीशन पे है बच्चों। तो यानी कहने का मतलब जो न्यूलैंड ने नियम बताया ये यहाँ पे लागू हो सकता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन बच्चों, देखते हैं, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। मेंडलीव का आवर्त नियम देखते हैं। मेंडलीव का आवर्त नियम क्या है बच्चों, देख लीजिए, ये देखिए मेंडलीव का जो आवर्त नियम है बहुत आसान है कि उन्होंने बताया कि जो तत्वों के भौतिक और रासायनिक यानी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होती है, यानी परमाणु द्रव्यमान पे निर्भर होती है। उसके साथ साथ जैसे जैसे परमाणु द्रव्यमान में बदला होगा वैसे वैसे ये जो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म रहेंगे ये भी बदलते जाएंगे, ठीक है। तो और इन्होंने इनकी जो सारणी थी ये रासायनिक गुणधर्म पर आधारित थी यानी केमिकल प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। अगला नियम देखिए आधुनिक आवर्त नियम, बच्चे फटाफट बता देता हूँ क्योंकि छोटे नियम है, यहाँ एक्सप्लेन करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे बताया आधुनिक आवर्त नियम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म परमाणु क्रमांकों के, देख लीजिए बच्चे यही फर्क है। अब तक हमने परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक वेट की बात की, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं परमाणु क्रमांक की बात करें बच्चों, ठीक है, समझ में, यानी एटॉमिक नंबर की बात करें। और ये नियम किसने दिया, ये नियम किसका है, आधुनिक आवर्त नियम, ठीक है। चलिए तो आगे की तरफ भी चढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि आगे वाले क्वेश्चन कैसे हैं। देखिए बच्चों आगे वाले क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आपको सिर्फ केवल नाम लिखना है। तो फटाफट पढ़ देता हूँ। सबसे छोटी आकार वाला परमाणु, तो सबसे छोटे आकार वाला परमाणु बच्चों हीलियम होता है, ठीक है। सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव जिसको बोलते हैं,
रिएक्शन में बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं, वो कौन सा एग्जाम्पल है बच्चों, वो फ्लोरीन है। ठीक है, इसके बाद अगला जो आता है जीरो संयोजकता वाला समूह, जिसकी संयोजकता जीरो है, तो बच्चों निष्क्रिय गैस ही होते हैं। और निष्क्रिय गैस कौन से समूह में आते हैं बच्चों, तो आपको अच्छे से मालूम है निष्क्रिय गैस 18वें समूह में आते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना है अच्छी तरह से, जिसकी संयोजकता जीरो होती है वो 18वां समूह माना जाता है। और उसमें आपको तत्व कौन से है वो हमने बताया है। ठीक है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये सारे क्या है, ये 18वें समूह वाले तत्व हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक मिनट बच्चों, क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, अभी अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, उसी के साथ जो है ये देखिए, संयोजकता 4 वाले दो तत्व, जिनकी संयोजकता 4 होती है, तो बच्चों उनका जो आंसर दिया है कार्बन और सिलिकॉन, जिनकी संयोजकता कितनी दी जाती है, कितनी होती है बच्चों, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है और सिलिकॉन की ये होती है 4 संयोजकता होती है। ठीक है, अभी कार्बन क्यों, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 6। ठीक है, अगर उसको लिखने जाओगे तो क्या होगा 2,4। सिलिकॉन का क्या होता है, जरा देखो, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14। इसको कैसे लिखोगे बच्चों, 284। तो अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 4 ना, तो वही उसकी संयोजकता हो गई। अच्छे से समझ लिए बच्चों, एक क्वेश्चन आया है बच्चों बोर्ड में, इसको जरा अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए और याद कीजिए। ठीक है, अभी अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। काफी अच्छे क्वेश्चन लिए जा रहे हैं बच्चों, ध्यान दीजिए, काफी अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे हो रहे हैं। देखिए, बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन वाले 3 तत्व, तो बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन बोलोगे तो हैलोजन वाला समूह जो 17वें समूह में आता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और 17वें समूह की एक खास बात और बच्चों, इनकी संयोजकता -1 होती है, क्योंकि क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लेने का काम करते हैं। ठीक है, ध्यान देखिए इनकी संयोजकता। और इसमें कौन से तत्व आते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन और ब्रोमीन। तो 3 तत्वों की बात की तो हमने उसके एग्जाम्पल को दिया। ठीक है, समझ लिया आपने बच्चों अच्छे से। अभी देखिए अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पे देख लीजिए अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी क्वेश्चन बच्चों बोर्ड में पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से तैयार कीजिएगा। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण दिया है 282, ध्यान दीजिए, बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, 282। और 3 नंबर का है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं निम्न प्रश्न क्या है। इस तत्व का परमाणु क्रमांक मतलब एटॉमिक नंबर क्या है, तो बच्चों जब परमाणु क्रमांक बोला जाता है ना, तो ये जो दिया रहता है ना, इसको जोड़ दीजिए, 282, तो 2 + 8। ठीक है, परमाणु क्रमांक निकालने के लिए एकदम सिंपल, 282 मतलब कि 12 होगा। 2 और 8 करेंगे तो 10, और 10 और 2 करेंगे तो 12। इसका मतलब बच्चों इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 12 है। ठीक है, अभी ध्यान दीजिए, अभी इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है बच्चों, कि ये जो 282 दिया है, ठीक है, इसमें इसी से एक क्वेश्चन और निकल जाता है। अगर आपको समूह बताना रहेगा तो ये जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होती है यही समूह दिखाते हैं। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कितना है, 2, तो यानी ये कौन से समूह में होगा बच्चों, ये कौन से समूह में होगा, तो ये समूह 2 का तत्व होगा। कौन से समूह में होगा, समूह 2 का तत्व होगा। ठीक है, समझ लिया आपने अच्छी तरह से। अच्छा, इसके बाद एक चीज और है, एक क्वेश्चन और है बच्चों, वो क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं जो इसमें पूछा गया है। देखिए, हाँ देखिए बच्चों, स्क्रॉल कर लेता हूँ थोड़ा तो अच्छे समझ में। हाँ, यह तत्व कौन से आवर्त में है बच्चों, तो ये कौन से आवर्त में है, तो बच्चों ये तीसरे आवर्त में है, उसको हम लोग बोलते हैं पीरियड। क्या बोलते हैं बच्चों, पीरियड। ठीक है, अभी ये कैसे पता चला कि तीसरे आवर्त में, तो ये भी इजी है बच्चों। देखिए 282 नंबर गिनिए, पहली सेल थी, ये दूसरी सेल थी, ये तीसरी। तो जितनी सेल रहती है, जितनी कक्षाएं रहती हैं, उतने आवर्त माने जाते हैं। ठीक है, कितना आसान है बच्चों। तो कौन से पीरियड में होगा, ये कौन से पीरियड में होगा, ये तीसरे आवर्त में या तीसरे पीरियड में होगा। तो यानी सारा जो आंसर था बच्चों यहीं से निकल गया। देखिए यहीं से मुझे सब पता चल गया। कैसे, यहाँ पे हमने जोड़ा तो परमाणु क्रमांक आया, फिर ये लास्ट वाला देखा तो समूह पता चला, फिर इसके बाद मैंने क्या देखा, इसके बाद मैंने ये देखा कि इसमें कितनी कक्षाओं का उपयोग किया गया, तो 1 2 3, तो इसका मतलब आवर्त है। कितना आसान है बच्चों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। देखिए यहाँ देख लीजिए बच्चों, यहाँ पे वैज्ञानिकरण बच्चों काफी फेमस क्वेश्चंस आते हैं, इसमें और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन मुझे जो लगा वो मैंने आपको बताया कि समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पे परमाणु त्रिज्याएं बढ़ती है। बच्चों समूह का मतलब होता है ग्रुप। ठीक है, एक बार बच्चों ये लेसन समझने के लिए ना, एक बार आप क्या कीजिए, वो जो पीरियोडिक टेबल बनाया गया ना उसको अच्छे से समझिए,
वो पीरियोडिक टेबल में ही सब कुछ छुपा हुआ है। अगर उसको आपने सही से समझ लिया ना तो सारे आंसर आ जाएंगे। तो मैं इसके आंसर को जरा रीड करता हूँ। जब हम समूह में यानी ऊपर से नीचे बच्चों, ऐसे ऊपर से नीचे जाओगे ना, देखिए ध्यान में, तो क्या होता है, नई नई कक्षाएं जुड़ती जाती हैं। ठीक है, अब नई नई कक्षाएं जुड़ने का मतलब क्या है बच्चों, अभी समझो ये पहला तत्व था, उसमें पहली कक्षा थी। ठीक है, फिर अगले तत्व में गए तो और एक कक्षा बढ़ गई, मतलब एक कक्षा और आपने बढ़ा दिया। जरा ध्यान दीजिए, और आगे गए तो और एक कक्षा जुड़ती गई। तो इससे पता क्या चल रहा है कि नई कक्षाओं के जुड़ने से ये जो न्यूक्लियस है उसकी दूरी बढ़ती जा रही है, केंद्र से दूरी बढ़ती जा रही है। अर्थात किसी भी परमाणु के केंद्र से संयोजकता इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी क्या है, उसको हम क्या कहते हैं, वो बढ़ती जा रही है, और उसी को हम क्या कहते हैं, परमाणु त्रिज्या कहते हैं। संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चों, जो आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसको संयोजकता इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अभी जैसे आपने ये 282 वाला देखा बच्चों, 282 वाला देखा ना, तो इसका संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या है, 2। अच्छा बच्चों, उसमें एक क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, वो भी बताता हूँ कि ये तत्व कौन सा होगा। तो बच्चों ये तत्व होगा मैग्नीशियम। हाँ, वहां पूछा नहीं गया लेकिन एग्जाम में पूछ सकते हैं। 282 वाला तत्व कौन सा है, तो मैग्नीशियम है, ऐसा पूछ सकते हैं कौन सा तत्व है। तो इसका मैग्नीशियम का संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या होगा बच्चों, तो मैग्नीशियम का संयोजकता इलेक्ट्रॉन होगा 2। ठीक है, अब नई कक्षाओं के जुड़ने के कारण ही क्या होता है, परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है। बच्चों परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी तो परमाणु आकार भी बढ़ेगा। ठीक है, क्योंकि परमाणु आकार जो रहता है परमाणु त्रिज्या पर ही निर्भर होता है। ठीक है बच्चों, समझ लिया आप लोगों ने। तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, आप लोग को पता चल गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है एग्जाम में। देखिए अभी यहाँ पे क्या बताया बच्चों कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरे कवच की इलेक्ट्रॉन धारण क्षमता 18 होने पर भी तृतीय आवर्त में, ध्यान दीजिए, तृतीय आवर्त में 8 तत्व आते हैं। बच्चों इस पे आपको ध्यान में रखना है कि कहा क्या जाएगा, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। बच्चों आपको बता दूं कि जो तीसरा कवच है, तीसरा कवच का मतलब, पहला कवच कौन सा होता है, पहला कवच बच्चों होता है K। ठीक है, और अगर आपको आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि किसी भी कवच का अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो 2n का स्क्वायर करने का। ठीक है, तो जैसे पहला कवच है K, तो K में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, तो 2 × 1 कीजिए, 1 का स्क्वायर कीजिए, क्योंकि K जो है पहले नंबर पे आता है। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2 × 1 करोगे तो कितना इलेक्ट्रॉन आएगा बच्चों, बताइए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। आपको 3 कवच का ही बता देता हूँ मैं। L में क्या होगा, 2 × L दूसरे नंबर पे आता है बच्चों, तो यहाँ पे n की जगह 2 डाल दीजिए और इसका वर्ग कर दीजिए। तो 2 × 2 का वर्ग करोगे तो कितना होता है बच्चों, 4। आंसर कितना आ गया, 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, KLM। ठीक है, तीसरी शेल क्या होती है बच्चों, M, उसका देख लीजिए, 2 गुणे कीजिए, 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या करोगे, 3 का स्क्वायर कर दीजिए। तो 2 × 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना होता है बच्चों, 9, और यहाँ पे आएंगे 18 इलेक्ट्रॉन। यानी उन्होंने क्वेश्चन क्या पुट किया वो समझ में आया। तीसरा कवच जो है उसमें, तीसरा कवच यानी M में, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 18। सही बात है, 18 आते हैं। बट इन्होंने क्या बताया कि जो यहाँ पे तृतीय वर्ष लिखा है बच्चों, यहाँ पे जरा कंफ्यूज, क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन कीजिएगा, ये तृतीय आवर्त लिख लीजिएगा, वर्ष नहीं। ये क्या होगा बच्चों, आवर्त, यानी 3rd पीरियड की बात हो रही है, वर्ष नहीं बच्चों। प्रिंटिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, कभी कभी ध्यान में नहीं आता है। आप समझदार हो, आप समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दिए। तो क्वेश्चन में क्या है, जो तृतीय आवर्त है उसमें 8 तत्व ही क्यों है बच्चों। ठीक है, तो उसका रीजन जरा समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, K में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। L में कितने हैं, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने आपको अच्छे से करके बता दिया, आपने समझ ही लिया होगा। इसी के साथ साथ देखिए आपका यहाँ देख सकते हैं, एक मिनट बच्चों जरा सा, हाँ ठीक है। मेन क्वेश्चन क्या था कि ये जो तीसरी आवर्त है, पीरियड नंबर 3rd, उसमें 8 ही तत्व क्यों है, समझ में आ गया। ठीक है, तो उसका रीजन क्या है बच्चों कि जो अंतिम कक्षाएं हैं उसमें हम 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हैं, किसी भी जो तत्व की रहती है, क्योंकि उसके अंतिम कक्षाएं 8 इलेक्ट्रॉन ही धारण कर सकती हैं। और इस 8 इलेक्ट्रॉन के कारण ही, जिससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन न भरे जाने के कारण ही हमें जो तीसरे आवर्त है उसमें सिर्फ कितने होंगे बच्चों, 8 तत्व होंगे। ठीक है, तो मेन रीजन तो बच्चों जो है ना, मेन आंसर यही है। खाली ऊपर जो है हमने थोड़ा उसको बढ़ा चढ़ा के सारी जानकारी दी है। तो आपको 2 नंबर आएगा तो आप सिर्फ इतना डायरेक्ट लिखोगे तो फिर क्या, आपको आप बात तो सही बोल रहे हो लेकिन 1 ही नंबर मिलेगा। तो 2 नंबर का है, मतलब कुछ बैकग्राउंड बनाइए, कुछ थोड़ा और लिखिए जानकारी इसके बारे में। ठीक है, तो मेन रीजन यही है कि अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा भर नहीं सकते, इसलिए तीसरी आवर्त में 8 ही तत्व होंगे। ठीक है, समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे जो अगला, यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पे, हाँ इसको हम करते हैं थोड़ा सा।
समूह तथा आवर्त में धात्विक तथा अधात्विक गुणधर्म, ठीक है, धात्विक और अधात्विक। तो बहुत इजी है बच्चों, एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिख दिया है कि समूह जो होता है उसमें हम ऊपर से नीचे जाते हैं, जो ग्रुप रहता है यानी टॉप टू बॉटम आती है, ऐसे आते हैं, ठीक है, ये समूह होता है। और जो आवर्त होता है, पीरियड होता है, उसमें हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, बाएं से दाएं, ठीक है, ये चीजें ध्यान रखिएगा। तो अभी इसमें क्या बताया, तो समूह में जाने पर क्या होता है, धात्विक गुणधर्म बढ़ता है क्योंकि नई नई कक्षाएं जुड़ती हैं, इलेक्ट्रॉन आसानी से त्यागे जा सकते हैं, ठीक है, और अधात्विक गुणधर्म क्या होता है, घटता है, ठीक है। इसी प्रकार आवर्त में बाएं ओर से दाएं ओर जाने पर क्या आता है, धात्विक गुणधर्म है ना, जो मेटेलिक प्रॉपर्टी रहेगी बच्चों वो डिक्रीज होती है यानी घटती है, और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी जो रहती है बढ़ती जाती है, ठीक है। तो वो आप समूह और पीरियड के तत्वों को अगर अच्छे से आप एनालिसिस करोगे तो आपको नजर आएगा कि धात्विक गुणधर्म बढ़ रहा है और कहाँ पे घट रहा है, लेकिन कारण यही है बच्चों, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं लेकिन बच्चों वो आपको रेफर करना पड़ेगा, लेकिन आसान है, आप जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे समूह के तत्वों का या आवर्त के तत्वों का तो आप आसानी से समझ जाओगे बच्चों, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है बच्चों वो भी देख लीजिए। मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां और मेंडलीव की आवर्त सारणी की विषमताएं या दोष, बच्चों ये दोनों में से क्वेश्चन तो आते ही आते एग्जाम में, तो मैं फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूँ। मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उसमें क्या क्या उसकी उपलब्धियां थी, ठीक है, क्या क्या विशेषताएं थी। तो सबसे पहले तो अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़े गए, जैसे स्कैंडियम, गैलियम। जब मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी बनाई और कौन से आधार पर बनाई बच्चों, वो मैंने आपको बताया कि उनका जो आधार था वो क्या था, परमाणु द्रव्यमान वाला, क्रमांक वाला नहीं। तो बनाते समय जब वो बनाए तो उनके दिमाग में आया कि नहीं यहाँ कुछ जगह रखनी चाहिए, कुछ तत्व मिल सकते हैं, ठीक है। तो और बाद में तत्व मिले बच्चों, ये स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम उन्होंने तुरंत नहीं खोजा, उन्होंने अपनी टेबल में जगह रखी थी, ठीक है, और बाद में उनको वहां पे तत्व टेबल में नजर आए और बाद में उन्होंने खोजा भी जो तत्वों की नजर। समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक स्थान, अब जो समान गुणधार अगर घर वाले थे उनको एक स्थान मिल गया जिनकी प्रॉपर्टी सेम जैसी थी। निष्क्रिय गैसों को एक अलग समूह में रखा गया। इनर्ट गैसेस जो होती है बच्चों, जो कि आज हम लोग 18वां समूह देखते हैं पीरियोडिक टेबल आधुनिक आवर्त सारणी में, वो भी तत्व उन्हें मिले थे मेंडलीव को, और इसके लिए उन्होंने उसको अलग ग्रुप में रखा था क्योंकि उनके गुणधर्म अलग होते हैं, इसलिए उनको अलग ग्रुप में अलग समूह में उन्होंने रखा, ठीक है। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है बच्चों। मेंडलीव की आवर्त सारणी की विषमता है। देखो मेंडलीव ने तो काम किया अच्छा, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने गलतियां भी की, कहीं ना कहीं उनके जो टेबल में थी उनके जो उन्होंने जो तत्वों का वर्गीकरण किया उसमें कुछ न कुछ कमी रह गई। जैसे हाइड्रोजन का स्थान निश्चित न हो पाया, मतलब हाइड्रोजन समूह 1 में है कि समूह 17वें में, यानी हाइड्रोजन के समूह में आना चाहिए कि समूह 1 में आना चाहिए, वो निश्चित नहीं कर पाए, ठीक है। क्योंकि देखिए हाइड्रोजन की अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 ही होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, ले भी सकता है, दे भी सकता है, दोनों कंडीशन बनती है। इस आधार पे उन्होंने उसकी पोजीशन को डिसाइड नहीं कर पाए, ठीक है। बाद में जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में उसकी पोजीशन डिसाइड की गई है, ठीक है, उसे समूह 1 में रखा गया है। इसके बाद कुछ तत्वों का परमाणु द्रव्यमान के अनुसार अनुचित क्रम। अब ये क्या है, कुछ तत्व ऐसे हैं कि जिनके परमाणु द्रव्यमान ज्यादा होने के बाद भी वो छोटे से पहले आ जाते थे। अभी देखिए ये 27 है और ये 28 वाला है, ठीक है। समझो एक ऐसे एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पे समझो ए नाम का तत्व है और बी नाम का तत्व, तो यहाँ से तो अच्छे से समझ में आ रहा है कि बी पीछे आना चाहिए, बट उनके अनुसार कभी कभी ऐसा हुआ कि बी ए के पहले आ गया, इसका लॉजिक नहीं समझा, मतलब 28 वाला जो नंबर है वो 27 के पहले आ गया, इसका कोई लॉजिक ही नहीं बैठता है कि 27 के पहले 28, ऐसी भी त्रुटि मिली, ठीक है। अनुचित क्रम का मतलब यही है। और समस्थानिकों की स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई। देखो बच्चों समस्थानिक क्या होते हैं, जैसे हाइड्रोजन हुआ तो उसके 3 समस्थानिक होता है, हाइड्रोजन हुआ, ड्यूटेरियम हुआ, ट्यूटेरियम हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये 1-1 होता है, मैं जरा बताऊंगा आपको, ये 1-2 होता है, ये 1-3। इसमें क्या नजर आ रहा है, जो परमाणु क्रमांक के बच्चों तीनों के समान है, तीनों ही हाइड्रोजन ही है, नाम अलग अलग है, पर इनकी जो परमाणु द्रव्यमान है पहले का 1 है, दूसरे का 2 है, तीसरे का ये अलग अलग है, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, हाइड्रोजन देख लीजिए 1-1, ठीक है, ड्यूटेरियम 1-2 और ये ट्राइटियम बोलेंगे 1-3 है, ठीक है। तो अभी ये है तो तीनों हाइड्रोजन, ठीक है। और समस्थानिक क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके परमाणु जो क्रमांक रहते हैं, ये जो देखिए रोल नंबर इनके ये तो समान है। अब इनकी स्थिति उन्होंने नहीं बताया कि तीनों जगह एक ही ब्लॉक में आएंगे या इनको अलग अलग रखा जाएगा, समझ में आया कि नहीं। क्योंकि इसका कारण ये है बच्चों कि ये जो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी
वो परमाणु द्रव्यमान के ऊपर आधारित थी। अब परमाणु द्रव्यमान देखने जाओगे तो ये हाइड्रोजन का इसका एक है, इसका दो, ये तो अलग परमाणु द्रव्यमान दिखता है, ये तो अलग दिखता है। इसका मतलब इनको तीन अलग अलग जगह भी रख सकते हैं अगर मेंडलीफ की आवर्त सारणी के नियम अगर के अनुसार जाओगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसकी स्थिति उन्होंने डिसाइड नहीं कर पाया कि उसे एक जगह रखना चाहिए या इनके लिए अलग अलग ब्लॉक बनाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उनका जो सोचने का नियम था, उनका आधारित जो नियम था वो परमाणु द्रव्यमान था, और परमाणु द्रव्यमान अलग होने पे तो आपको अलग ही रखना पड़ेगा। बट थोड़ा कंफ्यूजन था, इसलिए उन्होंने समस्थानिकों की जो स्थिति है अच्छी तरह से बताने में वो सफल नहीं हो पाए। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, जरूर करके जाइए। कौन सा, मेंडलीफ, देख लीजिए कौन सा, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की उपलब्धियां और मेंडलीफ की आवर्त सारणी की विषमताएं या दोष भी बच्चों इसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा बच्चों, इजी क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग, आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों एक सारणी दी गई है। अब इस सारणी के आधार पे देख लीजिए, यहाँ पे सारणी के आधार पे ये भी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, 3 मार्क का जो क्वेश्चन आता है उसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ तत्व दिए गए, पोटेशियम दिया गया है, पोटेशियम, सोडियम, रुबिडियम, सीसियम, लिथियम, ऐसे तत्व दिए गए हैं बच्चों। और यहाँ पे देख सकते हैं उनकी परमाणु त्रिज्याएं दी गई है, 231, 186, 244, 262 और 151 दिया है। ठीक है, तो अभी इसके ऊपर क्वेश्चंस क्या पूछे गए बच्चों को जरा देखिए। उपर्युक्त में से कौन सा तत्व सबसे छोटा परमाणु त्रिज्या वाला है? तो बच्चों ये तो बहुत आसान है, सबसे कम त्रिज्या किसकी होगी, जरा नंबर देखिए, सबसे कम वाला कौन सा, तो ये 151। ठीक है, देख लीजिए 231, 186, 244, सबसे कम त्रिज्या वाला क्या होगा बच्चों, ये लिथियम होगा। ठीक है, ये तो बहुत आसान है, इसको तो देखते ही कोई भी बता देगा समझ में कि ये कितना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन और है बच्चों, वो भी देख लेते हैं हम लोग। ये आइए देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह के तत्व है बच्चों, तो ये जो तत्व है बच्चों आधुनिक आवर्त सारणी के, ये जो तत्व है ये कौन से है, समूह ए के तत्व है। ठीक है, कौन से, ये जो तत्व कौन से समूह के बच्चों, ये कौन से तत्व है, ये समूह ए के है, पोटेशियम, सोडियम, ये समूह 1 में आते हैं बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद देख लीजिए, देखिए यहाँ पे ये समूह 1 में आते हैं। और तीसरा जो क्वेश्चन है, समूह में परमाणु की त्रिज्या में क्या परिवर्तन है, देखिए यहाँ 231 घटती जा रही है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये सारी जो क्वेश्चंस हमने पढ़े हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इस पे जरूर ध्यान दीजिए और इसको आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। अगर बच्चों आप इतना भी क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेते हो तो समझ जाइए कि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी बच्चों। तो बच्चों ये इस चैप्टर के अंतर्गत यानी तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण के अंतर्गत मैंने काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आपको जानकारी दी बच्चों। अगर आप इतना भी क्वेश्चन कर लेते हो ना बच्चों तो समझो कि आपका ये चैप्टर अच्छी तरह से तैयार है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों आज का जो सेशन है थोड़ा लंबा रहा, लेकिन क्या करें चैप्टर में मुझे एक्सप्लेनेशन भी देना था। अगर मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा बच्चों, तो इसलिए थोड़ा सेशन लेंदी था। लेकिन अगर ये वीडियो अगर आप अच्छे से देखोगे तो आप अच्छे से समझ जाओगे बच्चों। और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, अपने मित्रों में शेयर कीजिए। और अगर वीडियो एक बार देखने पे नहीं समझ में आ रहा है तो बच्चों बार बार देखिए। मैं बोल रहा हूँ कि एक साथ पूरा वीडियो मत देखिए, लेकिन आप इतना कीजिए कि थोड़े थोड़े 15 मिनट 20 मिनट थोड़ा देख लीजिए, फिर कुछ देर के बाद या दूसरे दिन आपको टाइम मिलता है तो आगे के 15-20 मिनट के वीडियोस को देख लीजिए। तो ऐसे थोड़े थोड़े करके देखेंगे ना तो आपको जानकारी मिलेगी बच्चों। ठीक है, और अच्छे से आप समझ पाओगे बच्चों। तो बच्चों जाते जाते एक बार फिर से कहूंगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन भी कर लीजिए। और नोट्स लेने के लिए बच्चों, नोट्स प्राप्त करने के लिए आपको एक मेरी वेबसाइट है, मैं वेबसाइट की लिंक भी दूंगा, वहां पे जा सकते हैं। वहां पे आपको PDF नोट्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी जिसका नाम है knowledgeguru83.com। बच्चों इस वेबसाइट पे जाके आप इस चैप्टर के नोट्स भी प्राप्त कर सकते हो knowledgeguru83.com पे, और अन्य सारे चैप्टर के भी नोट्स इस वेबसाइट पे आपको मिलेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आपको सेशन कैसा लगा, आपको जानकारी कैसी लगी जरूर इस पे कमेंट कीजिएगा। कुछ डाउट रहेगा तो आप बताइएगा कमेंट में। कहीं छोटी मोटी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है तो थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा, वो होता है, कभी कभी नजर में नहीं आता है लेकिन पढ़ाते समय तुरंत नजर में आ जाता है, तो उसको करेक्शन करा दिया जाता है ताकि आपका कोई लॉस ना हो बच्चों। तो ठीक है बच्चों, आज का सेशन यहीं पे करते हैं समाप्त। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।